मैं चाहूंगा कि इस महिला वृंद से इस मातृत्व शक्ति के बीच जो विशिष्ट योगदान समाज को दिए हैं उनको विशिष्ट अतिथि के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन किया जाए। तो इस बीच में मुझे लगता है कि शहर के अच्छे डॉक्टर, जुडिशियल वर्ग से और विभिन्न वर्गों के समाज में योगदान देने वाले महिलाओं से लोग उपस्थित हैं। तो नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनका नाम पुकार कर मंचासीन किया जाए। मैं आज दर्शक की भांति आप लोगों की गतिविधियों को देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस के अवसर पर इस विशाल में उपस्थित महिला वर्ग के महत्वपूर्ण हस्तियां, जिनमें मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। डॉक्टर अनुराधा, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अर्चना, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर निधि, डॉक्टर बिंदु, सृष्टि शर्मा, जिन्होंने मिस इंडिया फॉरएवर बिहार 2024 में अपना योगदान दिया है। सनाया यादव, मिस बिहार 2022 में अपना योगदान दिया है और भाग लिया है। रोशमिन के वर्गीस, महत्वपूर्ण शिक्षा सब विशेष योगदान इनका रहा है। अनुपम कुमारी, जो कि सिविल कोर्ट में जज की भूमिका अदा कर रही हैं। डॉक्टर मंजू कुमारी, दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर हैं। शालिनी शेखर, जो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल बिहार में अपना योगदान दिए हैं। नेहा कुमारी, जो कि लेक्चरर हैं। निशा ओंकार कला और नाट्य ग्रुप को उपस्थित अन्य महत्वपूर्ण लोग और उपस्थित मातृशक्ति के अन्य लोग, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पंक्ति, संस्कृत की पंक्ति से करना चाहूंगा, जो आप सब लोग, या देवी सर्वदेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुबह की शुरुआत इसी वंदना से, इसी मंत्र के साथ मैं करता हूं। अगर बात करें महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, आखिर इसकी क्या प्रासंगिकता बन गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपनी 5000 सालों की संस्कृति को अगर हम देखें, पीछे मुड़ के जाएं, तो हमारी जो सभ्यता की शुरुआत होती है वो ऋग वैदिक काल से होती है। ऋग वैदिक काल के पूर्व में आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता थी, वहां से स्टार्ट हुआ, वो कंटिन्यूटी में फिर ऋग वैदिक काल चला। तो ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय भी गार्गी, घोषा, घोषाल, मैत्रेयी आदि ऐसी कुछ महत्वपूर्ण महिला हस्तियां थी जो कि शास्त्रार्थ में निपुण थी और अच्छे अच्छे महिषियों को, अच्छे अच्छे
जो जानकार व्यक्ति थे वेद के, पुराण वेद के, उनसे लोहा लेती थी और उनके साथ शास्त्रार्थ करती थी। कहने का मतलब यह है कि समाज में योगदान, महिलाओं का योगदान उस समय से प्रारंभ हो गया जिस समय से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई। यानी कि ऋग वैदिक काल से महिलाओं का इस सृष्टि, इस समाज के निर्माण में उतना ही है जितना कि पुरुषों का है। ऋग वैदिक काल में महिला और पुरुषों का योगदान करीब करीब बराबर था। और वहीं से एक बात जो निकल के आ गई कि नारी कुछ नहीं है, नारी सृष्टि है, नारी ही सृष्टि है। जब नारी सृष्टि है, नारी को इतनी बड़ी दर्जा हम लोगों ने दे रखा है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस की आवश्यकता क्यों? ये अनुत्तरित प्रश्न है जिसका हम लोग उत्तर ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने समाज के आसपास अब प्रतिदिन का पेपर, न्यूज़पेपर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हर पेज में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हर पेज में कहीं न कहीं एक ऐसा समाचार मिलेगा जो महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं के जबरदस्ती, पारिवारिक हिंसा और अन्य तरह की सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। तो क्या महिलाएं आज भी अबला है? 1935-36 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने कहा अबला सब, जिस दिन महिला अबला से सबला हो जाएगी उस दिन समाज में कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। और विकसित जो विकसित भारत की बात आज हम कर रहे हैं, वो विकसित भारत स्वतः निर्माण हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बराबर के अधिकार की। आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वहां भी शुरू में जो मताधिकार का प्रयोग है वो महिलाओं को नहीं था। बाद में जब बात उठी तो महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग मिला और राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें सशक्त किया गया। आज महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार चाहिए वो 2-3 जगह पे चाहिए। एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से और तीसरा आर्थिक दृष्टिकोण से। और तीनों मंच पर अगर महिलाएं बराबर आ जाएंगी तो विकसित भारत, जिसको कि हम आर्थिक रूप से बोलते हैं विकसित भारत, वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी सक्षम होगा। केवल आर्थिक रूप से विकास कर देने से महिलाओं का विकास नहीं हो जाएगा, केवल राजनीतिक रूप से विकास कर देने से महिलाओं का विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, इन सभी स्तरों पर महिलाओं को बराबर का दर्जा देंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बराबर के अधिकार में हमारे कानून में, हमारे संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया है। बहुत सारे प्रोफेसर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। संविधान के जो आर्टिकल, अनुच्छेद अगर 14 की बात करें तो 14 में स्पष्ट निषेध करता है कि लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे जुडिशियल वर्ग से भी लोग हैं क्योंकि मुझसे कानून ज्यादा जानते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे आप बीच में टोक के मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो जब संविधान के अनुच्छेद 14 में ये बराबर का हक है कि भारत के नागरिक के रूप में महिलाओं और पुरुषों का बराबर का अधिकार प्राप्त है और लिंग के आधार पर किसी भी स्थिति में विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर महिलाएं और पुरुष एक समान काम करते हैं तो उनका वेतन भी समान मिलेगा। वेतन भी समान मिलेगा। ऐसा नहीं कि शारीरिक दृष्टिकोण से महिलाओं को कमजोर मान लिया जाए और ये कहा जाए कि नहीं, उन्हें भुगतान, वेतन का जो भुगतान किया जाएगा पुरुषों की तुलना में कम किया जाएगा। तो ये निषेध हमारे संविधान में है। इन सब के बावजूद कुछ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, ताकि काम करने के जगह पे उन्हें अन्यथा न देखा जाए, किसी और दृष्टि से प्रताड़ित नहीं किया जाए। तो वे सारे चीजें आज सभी ऑफिस में, मुझे सारे ऑफिस में आज के दिन में अधिष्ठापित किया गया है और वो चल रहा है। अगर महिलाओं के, अभी एक जगह देखते होंगे, बच्चियों के सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, एडीए साहब बैठे हुए हैं, पॉक्सो कानून लाया गया है जो उसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाया गया है। उसके बाद सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं अगर काम कर रही है तो उसके लिए भी अलग से कानून है।
घरेलू हिंसा के लिए अलग कानून है और उसकी संस्था भी है। ICDS के DPO यहाँ बैठी हुई हैं, ये वन स्टॉप सेंटर का संचालन करती हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो घरेलू हिंसा और आपसी विवाद का होता है, जिसका समाधान इस वक्त यहाँ से किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब राज्य सरकार की बात देखें तो राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दे रखी है। इसी तरह से अगर आप भारत सरकार की योजना देखें मुद्रा लोन में, तो मुद्रा लोन में करीब 59% आरक्षण जो है महिला को है। और तो और जब हम लोग पर्चा देते हैं, जमीन का पर्चा देते हैं, तो 100% पर्चा हम लोग महिलाओं के नाम से देते हैं, ताकि उनके अंदर ये भावना विकास कर सके कि वो घर की मालकिन है और घर की मालकिन ही सारा काम करेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अगर हम लोग घर देते हैं तो उसका भी नाम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो महिलाओं के नाम से देते हैं, महिलाओं के नाम पे ही देते हैं। इन सब के अतिरिक्त जो राशन कार्ड दिया गया है उसमें भी मुखिया के रूप में महिलाओं का नाम दर्ज कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर महिलाओं के बराबरी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इधर से आवाज आनी चाहिए, महिला वर्ग से आवाज आनी चाहिए कि अब बस करो, हम सक्षम हैं, हम पुरुषों पे भारी पड़ने वाले हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए आप लोग इन सबसे, आप हैं सक्षम, आप सक्षम हैं। अब मुझे तो लगता है कि नारी को अबला कहना नारी का अपमान होगा। नारी सबला है और सबला के रूप में आगे और सशक्त होती चली जाएगी। तो इसलिए माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए अबला शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, सबला शब्द का प्रयोग करूंगा। तो जितने भी सबला नारियां यहाँ उपस्थित हैं, सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन समय अभाव है, आप लोग बोर होंगे क्योंकि